नाउ द नेक्स्ट इज ओपैम यूज्ड एज एन एडर। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो हमारा सेकंड यूनिट है LIC का वो देख रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो जो एप्लीकेशन है वो हम देख रहे हैं, उसमें हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का गेन हमने डिराइव किया है। ओके, फिर हमने वोल्टेज फॉलोअर और इन्वर्टर इसके सर्किट भी स्टडी किए हैं लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट इज ओपैम यूज एज एडर। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हम ओपैम का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट और बेसिक ऑपरेशन होता है दैट इज एडर, एडिशन ऑफ द इनपुट्स। तो ओपैम को हम जितने इनपुट वोल्टेजेस इनपुट सिग्नल देंगे, उस इनपुट सिग्नल का जो वोल्टेजेस है वो आउटपुट में हमें उसकी एडिशन मिलती है। तो कैसा होता है ये हम अभी देखने वाले हैं। देखो, इट इज पॉसिबल टू अप्लाई मोर देन वन इनपुट सिग्नल टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब ये कौन सा एम्पलीफायर है? ओपैम जो एडर एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं ओपैम का, हम फर्स्ट इन्वर्टिंग ओपैम के लिए देख रहे हैं। हम दोनों के लिए भी कर सकते हैं, इन्वर्टिंग के लिए भी नॉन इन्वर्टिंग के लिए भी, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल टू अप्लाई मोर देन वन इनपुट सिग्नल टू एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दिस सर्किट विल देन ऐड ऑल दीज इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस देयर एडिशन एट द आउटपुट। हम ओपैम के इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग कौन से भी टर्मिनल को एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल दे सकते हैं और हमें आउटपुट में उसकी एडिशन मिलती है। सच सर्किट विल देन बी कॉल्ड एज एडर और समिंग एम्पलीफायर। उसको एडर भी बोलते हैं या समिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी और साइन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, द एडर सर्किट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इन्वर्टिंग एडर एंड नॉन इन्वर्टिंग एडर। देखो, इन्वर्टिंग एडर मतलब इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिए, और नॉन इन्वर्टिंग एडर मतलब इनपुट सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिए। तो कौन से इनपुट टर्मिनल को हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से वो समिंग एम्पलीफायर वो या वो एडर को हम वी कैन कॉल इट एज लाइक दैट अकॉर्डिंग टू द in which terminal is provided to the input signals। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को अगर इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड किए हमने एडिशन के लिए तो इसको इन्वर्टिंग एडर बोलेंगे। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अगर सपोज हमने अप्लाई किए इनपुट सिग्नल तो उसको हम नॉन इन्वर्टिंग एडर बोलेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी इन्वर्टिंग एडर और इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ओके, देखो उसकी सर्किट डायग्राम भी है यहाँ पे। डिफरेंट क्वेश्चंस इस पे पूछ सकते हैं। प्रूव फॉर इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओपैम output voltage is negative sum of all input voltages। Design and draw the circuit for the following operation using op-amp। तो ऐसे डिफरेंट इक्वेशंस भी आपको दे सकते हैं और उस इक्वेशन के हिसाब से आपको सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करने को बोल सकते हैं एग्जाम में। तो फिगर शोज द इन्वर्टिंग एडर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये इन्वर्टिंग है, ये जो है दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ इन्वर्टिंग एडर। ये इन्वर्टिंग एडर के सर्किट डायग्राम है। अब देखो ये है ओपैम्प, ये ओपैम्प का पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC पिन नंबर 7 को हम देते हैं। ये निगेटिव सप्लाई वोल्टेज माइनस VEE ये हम पिन नंबर 4 को देते हैं। पिन नंबर 6 से हम आउटपुट लेते हैं VO। और ये जो पिन नंबर 2 है ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल रहता है, और ये पिन नंबर 3 हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल रहता है। अब ये कौन सा एडर है? ये इन्वर्टिंग एडर है। इन्वर्टिंग एडर है इसलिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया। ओके, अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ का जो पोटेंशियल रहता है V1 वो ऑलरेडी किसको रहेगा? ग्राउंड को कनेक्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया मतलब उसका पोटेंशियल होगा 0। अगर यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया है, इसलिए इस टर्मिनल में फ्लो होने वाला करंट IB1 कितना रहेगा? 0। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, और किया भी होता तो ओपैम्प का इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी रहता है, इसलिए ओपैम्प में जाने वाला करंट ऑलवेज 0 रहता है। सो IBM इज इक्वल टू ऑलवेज 0। ओके, अब ये RF क्या है? फीडबैक रेजिस्टेंस है। ये आउटपुट से लेके पिन नंबर 2 को हमने दिया, ये पिन नंबर 2 मतलब इन्वर्टिंग को, ये फीडबैक रजिस्टर है हमारा। ओके, दिस इज द फीडबैक रजिस्टर RF। ठीक है, अब हमने क्या किया? ये इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट सप्लाई दिया। कौन से इनपुट सप्लाई दिए? V1, V2 और V3। ठीक है, V1 उसको हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया R1, V2 उसके सीरीज में भी हमने दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया R2, V3 उसके सीरीज में भी हमने एक तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया R3। ठीक है, तो ये तीनों भी पॉइंट कॉमन है। ये नोड A है, ये नोड A के तीनों भी पॉइंट कॉमन है। आप उसको डायरेक्टली कॉमन ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं उसको। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया है।
ठीक है, कॉमन पॉइंट है मतलब उसका पोटेंशियल एक ही है, दिस इज अ नोड ए। ओके, अब देखो ये V1 की वजह से करंट फ्लो होगा, उसको हम सपोज R1 बोलेंगे। V1 की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम R1 बोलेंगे, वो R1 से I1 करंट फ्लो होगा। V2 की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम I2 बोलेंगे, तो I2 विल फ्लो फ्रॉम R2। और V3 की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम I3 बोलेंगे, एंड दैट विल फ्लो थ्रू दिस R3। अब ये तीनों भी करंट कहाँ पे आएंगे, ये नोड ए पे आएंगे। ठीक है, अब ये नोड ए पे आने के बाद कुछ करंट ओपैम में फ्लो होगा और कुछ करंट ये फीडबैक रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। पर ओपैम में फ्लो होने वाला करंट जो रहता है IB2 बायस करंट 2, ये कितना रहेंगे, 0 रहेंगे। क्यों, क्योंकि ओपैम का इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस जो रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना रहता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी रेजिस्टेंस अगर रहता है तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट ऑलवेज 0 रहता है, इसीलिए IB2 इज इक्वल टू 0। तो पूरा का पूरा करंट कहाँ से फ्लो होगा, ये I1 I2 और I3 यहाँ पे आने के बाद ये कंबाइन होके इस RF से फ्लो होंगे। RF से दिस करंट विल फ्लो थ्रू दिस RF। सो RF से फ्लो होने वाला करंट है IF, इट इज ए फीडबैक करंट। Okay, I1 is the current flowing due to the V1 through R1. I2 is the current flowing due to V2 through R2. I3 is the current flowing due to V3 through R3. And IF is the current flowing through RF. IF is nothing but the addition of these three input currents according to the Kirchhoff's current law. अभी जंक्शन में अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे, जो देखो अप्लाई KCL एट नोड ए, ये नोड ए जो है, ये नोड ए को हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बताता है हमें, एट एनी नोड और जंक्शन द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। एक कोई भी जंक्शन में इनकमिंग करंट की एडिशन और आउटगोइंग करंट की एडिशन क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन से है, I1 प्लस I2 प्लस I3, और आउटगोइंग करंट कौन से है, IB2 प्लस IF। देखो इनकमिंग करंट कौन से, ये नोड पे, इस नोड पे I1 I2 I3, और आउटगोइंग करंट कौन सा है, IF। तो और IB2 ये भी आउटगोइंग है। तो कैसा आएगा इक्वेशन फिर, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IB2 प्लस IF। बट IB2 क्या है, 0 है, इसलिए हम IB2 को अगर यहाँ पे 0 पुट किया हमने तो हमें क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IF। अब ये होगा इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ करंट, ये करंट के फॉर्म में इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, करंट को वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और करंट को वोल्टेज के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट क्या रहता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और वोल्टेज क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये जो डिफरेंस है दो पोटेंशियल का उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज। ओके, अब देखो ये I1 क्या है, I1 इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम V1, I1 क्या है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम V1 टू सपोज दिस VA, VA इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ओके, ये सपोज B है और ये सपोज A है, तो सपोज इस यहाँ के पोटेंशियल को हम VB बोलेंगे। तो ये VB क्या है, 0 है, क्योंकि ये डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्ट है। तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, अगर VB 0 है तो VA भी 0 रहेगा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और ये दो शॉर्ट रहते हैं, और ये शॉर्ट होने की वजह से फिर ये वर्चुअली ग्राउंड होते हैं। हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखी है। ठीक है, तो VA मतलब इस नोड का पोटेंशियल क्या रहेगा, ऑलवेज 0। क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0 है इसलिए। अब देखो, तो I1 is the current flowing from VA V1 to VA. So V1 minus VA is nothing but the voltage potential difference, higher potential minus lower potential, ये हो गया potential difference। और ये potential difference divided by ये resistance, तो ये हो गया हमारा current। ओके, सो क्या आएगा फिर ये इक्वेशन, I1 is equal to V1 minus VA divided by R1, because I1 current is flowing from V1 to VA, higher potential to lower potential divided by through resistance R1। इसलिए I1 क्या लिया हमने, V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1। बट VA कितना रहता है, VA तो 0 है, क्योंकि ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे अगर हमने 0 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, V1 बाय R1। I1 इज इक्वल टू V1 बाय R1। क्यों, क्योंकि VA क्या है, 0 है। So what is I1?
I1 इज इक्वल टू V1 बाय R1। सिमिलरली I2 क्या है, I2 इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम V2 टू I2 इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम V2 टू VA, और V2 टू VA तो 0 है, तो V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय कौन से रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है वो R2 से। सो V2 माइनस VA, I2 इज V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय R2। अब VA 0 है इसलिए V2 बाय R2, तो I2 होगा V2 बाय R2, और I3 क्या रहेगा, V3 माइनस VA डिवाइडेड बाय R3। VA 0 है इसलिए V3 बाय R3। तो हम क्या करेंगे अभी इस इक्वेशन में I1, I2 और I3 को जो करंट के फॉर्म में उसको वोल्टेज के फॉर्म में जो इक्वेशन में मिला है उसको पुट करेंगे, और IF बाकी अभी IF क्या आएगा, IF इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम VA टू VO। अब VA क्या है हमारा, 0 है, VA टू VO फ्लो हो रहा है, तो VA माइनस VO डिवाइडेड बाय RF। ओके, सो क्या आएगा IF, फिर IF क्या आएगा, VA माइनस VO डिवाइडेड बाय RF। पर VA क्या है, 0 है, अगर VA 0 तो यह क्या आएंगे 0 माइनस VO मतलब माइनस VO, तो माइनस VO बाय RF। सो IF कितना आएगा, माइनस VO बाय RF। ओके, तो ये हो गई IF की वैल्यू। अब ये I1, I2, I3 और IF की जो वैल्यूज है इसको हम वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पे पुट करेंगे। सो व्हाट इज I1, V1 बाय R1, I2 क्या है, V2 बाय R2, I3 क्या है, V3 बाय R3, और RF क्या है, IF क्या है, माइनस VO बाय RF। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये होगा हमारी इक्वेशन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, VO को एक साइड में रखेंगे, बाकी 1 बाय माइनस RF को इधर भेज देंगे, तो इधर भेजने के बाद क्या मिलेगा हमें, माइनस ये RF हर टर्म को यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन को जाएगा। सो RF बाय ये माइनस साइन हमने बाहर रखा, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये IF जो है, RF जो है वो इस साइड में हर टर्म्स को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा RF बाय R1 इंटू V1, RF बाय R2 इंटू V2 प्लस RF बाय R3 इंटू V3। सो दिस इज अवर समिंग एम्पलीफायर इक्वेशन। अगर हमने ऐसा कंसिडर किया कि RF, R1, R2 और R3 सबकी वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो अगर सबकी वैल्यू इक्वल रहेंगे मतलब R रहेंगे, तो ये रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। RF और R की वैल्यू सेम है तो सेम वैल्यू का रेशियो 1 आएगा, R बाय R 1, R बाय R 1, और यहाँ पे भी R बाय R क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, सो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें फाइनली, VO इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन तो यहाँ रहेगा ही, ओके, VO इज इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। सो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इन्वर्टिंग ओपैम्प है, और जहां जहां हम इन्वर्टिंग ओपैम्प यूज करेंगे वहां माइनस साइन आने ही वाला है। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है आउटपुट में, आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ इनपुट वोल्टेजेस। देखो हमने इनपुट वोल्टेजेस क्या दिए थे, V1, V2 और V3, तो आउटपुट में हमें क्या मिला, VO इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब हमें एडिशन तो मिले आउटपुट में, पर वो निगेटिव में मिली, माइनस मिली, सिर्फ उसका साइन चेंज हो गया। और वो साइन क्यों चेंज होगा, क्योंकि इन्वर्टिंग ओपैम्प है इसलिए। इन्वर्टिंग ओपैम्प मतलब हमने इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को इनपुट सिग्नल्स अप्लाई किए हैं, इसलिए उसको इन्वर्टिंग ओपैम्प बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन और इक्वेशन फॉर इन्वर्टिंग एडर। ओके, अब एडर कब मिलता है हमें, कौन से कंडीशन पे मिलता है, जब हम फीडबैक रजिस्टर और ऑल द 3 इनपुट रजिस्टर की वैल्यू अगर हम इक्वल रखेंगे तभी हमें एग्जैक्ट एडिशन मिलेंगी। ओके, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं समिंग एम्पलीफायर का इक्वेशन। ओके, नहीं तो स्केलिंग एम्पलीफायर का इक्वेशन। ओके, ये होगा फिर अभी स्केलिंग और वेटेज एम्पलीफायर। अब हम देखेंगे स्केलिंग और वेटेज एम्पलीफायर। अब स्केलिंग और वेटेज एम्पलीफायर में हमें जैसी चाहिए वैसा एप्लीकेशंस के लिए उसकी वैल्यू सिलेक्ट करके हम उसको एवरेजिंग सर्किट भी बना सकते हैं, या जैसे चाहिए वैसा रेशियो हम अचीव कर सकते हैं। देखो ये इक्वेशन जो है हमारा, VO इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट RF बाय R1 इंटू V1 प्लस RF बाय R2 इंटू V2 प्लस RF बाय R3 इंटू V3, ये इक्वेशन एज इट इज हमने यहाँ पे लिया। ओके, जो हमें इसका आउटपुट में मिला था समिंग एम्पलीफायर के। अब हम क्या करेंगे, R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3 इज नॉट इक्वल टू RF, इस केस में ये अब इसकी वैल्यू सेम नहीं तो हम इस इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे। ओके,
दिस इज द कंडीशन फॉर स्केलिंग एम्पलीफायर। अब स्केलिंग एम्पलीफायर, अब हम उसको कैसे स्केल करना है, उसकी वैल्यू चेंज करके हम उसको कर सकते हैं। दैट इट इज पॉसिबल टू स्केल ईच ऑफ द इनपुट टर्मिनल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसकी वैल्यू चेंज करके उसको जैसे चाहिए वैसा रेशियो हम पा सकते हैं। अब हम एवरेजिंग सर्किट देखेंगे। अब एवरेजिंग सर्किट मतलब क्या? एवरेज मतलब क्या? जो 3 इनपुट सिग्नल हमने इनपुट को दिया था, उसका हमें अगर एवरेज निकालना है आउटपुट में, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो देखो इनपुट सिग्नल 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 3 लिए हैं। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, जो इनपुट टर्मिनल सिग्नल्स है हमारे, ये इनपुट सिग्नल की वैल्यू क्या, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे? इक्वल रखेंगे। R1, R2 और R3 तीनों की वैल्यू क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R। देखो क्या, क्योंकि हमें एवरेज निकलना है अभी इनपुट सिग्नल का, तो इनकी वैल्यू आएंगी R। और RF की वैल्यू कितने रखेंगे हम? R/3। मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके 1/3 हम RF की वैल्यू रखेंगे। मतलब क्या, अगर सपोज हमने इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखी, देखो ये 9 किलो वोल्ट है, ये 9 किलो वोल्ट है और ये भी 9 किलो वोल्ट है, तीनों की वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 3 किलो वोल्ट रखेंगे। मतलब इनपुट रेजिस्टेंस के वैल्यू के 1/3 हम फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे। मतलब ये अगर 9 किलो वोल्ट रखा हमने, सबकी वैल्यू अगर 9 किलो ओम अगर रखी, तो इसकी वैल्यू हम 3 किलो ओम रखेंगे, 9 किलो ओम के 1/3। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर सपोज हमने 15 किलो ओम रखी, इसकी वैल्यू 15 किलो ओम, 15 किलो ओम, 15 किलो ओम, 15 15 15, तो इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 5 किलो ओम। इसकी वैल्यू सपोज हम 30 किलो ओम, 30 किलो ओम, 30 किलो ओम अगर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 10 किलो ओम। मतलब इनपुट रेजिस्टेंस के वैल्यू के 1/3 हम फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे। मतलब ये अगर सपोज R है, तो इसकी वैल्यू R/3 रखेंगे हम। ओके, तो देखो R1, R2 और R3 की वैल्यू कितनी है? R है, तो RF की कितनी रखेंगे हम वैल्यू? R/3। और अब ये इसमें पुट करो इक्वेशन में, तो क्या आएगा? -RF/R, इस इक्वेशन में पुट करो, -RF/R इंटू V1। ओके, और ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम? RF कॉमन निकाला सपोज हमने, तो RF कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? -RF इन ब्रैकेट, देखो ये RF और इसकी वैल्यू क्या है? R1 और R2 और R3 की वैल्यू क्या है? R है, तो यहाँ पे RF/R, यहाँ पे भी RF/R और यहाँ पे भी RF/R आएगा। ठीक है, तो हम RF/R को बाहर निकालेंगे, माइनस साइन तो यहाँ पे है ही, तो क्या मिलेगा हमें? -RF/R इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब RF की वैल्यू कितनी है? R/3, और ये R एज इट इज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये R और R क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का RR कैंसिल हो जाएगा। अभी RR कैंसिल होने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? -V1 प्लस V2 प्लस V3, और डिनोमिनेटर को आएगा 3। तो हमें आउटपुट में क्या इक्वेशन मिलेगा? VO इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। मतलब ये क्या होगा? अभी तीनों इनपुट वोल्टेजेस का एडिशन क्या होगा? एवरेज होगा। So in this way we can find out the average of the multiple input signals we have provided at the input of the operational amplifier. Operational amplifier के input terminal को हमने जितने input signal apply किए हैं उसका हम average find कर सकते हैं by using such a condition. Okay, आपने जितने input दिए, अगर सपोज यहाँ पे आपने n नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल दिया है, तो आप क्या करेंगे? R की वैल्यू, पूरे इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रखेंगे, और RF की वैल्यू कितनी रखेंगे? RF की वैल्यू इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितने इनपुट रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए हैं वो नंबर से आप उसको डिवाइड करेंगे। अगर आपने 5 इनपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, तो इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 5, इतनी वैल्यू आप रखेंगे फीडबैक रजिस्टर की। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट एवरेज ऑफ द इनपुट सिग्नल्स बाय यूजिंग दिस कंडीशन। ओके, and this is the adder. You can add the input signal voltages at the output of the op amp. So this is nothing but the explanation and working of
inverting adder, op-amp as a inverting adder. Okay, so averaging circuit we have also studied, scaling and weightage amplifier. Now next is a non-inverting adder. So inverting adder mein if you have any doubt then you can ask.